चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। बेटे, आज की क्लास में मैं आप सब बच्चों को जो टॉपिक करवा रहा हूं, इस टॉपिक का नाम है बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो टॉपिक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो ये टॉपिक है, ये बनता है बेटे ऑन द बेसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये आप लोगों की फिनेंशियल स्टेटमेंट के बिहाफ पर बनेगा और फिनेंशियल स्टेटमेंट के बिहाफ पर हम लोग ये देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि कहां से तो कैश का इनफ्लो हुआ और कहां हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ। ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है बेटे। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फर्स्ट पार्ट होता है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का सेकंड पार्ट होता है और कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज इसका थर्ड पार्ट होता है। अगर मैं बात करूं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब बिजनेस एक्टिविटीज से होता है, जिसमें कहां से कैश का इनफ्लो हुआ वो हमें बताया गया और कहां हमने कैश का आउटफ्लो किया वो हमें बताया गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब बिजनेस एक्टिविटी है, तो मैंने बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर मैं आप सब लोगों को बताऊं तो भाई सेल अगर आप करते हो, अगर तो आप करते हो सेल, अगर आप करते हो कमीशन रिसीव या फीस रिसीव फॉर द रेंडरिंग सर्विस, और अगर आप डेटर से करते हो कलेक्शन, तो ये सारा अमाउंट आपका कैश इनफ्लो है और ये ऑपरेटिंग का इनफ्लो है। आउटफ्लो की अगर मैं बात करूं तो कैश परचेज, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ये सब चीजें कैश के आउटफ्लो को लेकर के डील की गई। तो कहां से कैश का इनफ्लो हुआ और कहां कैश का आउटफ्लो हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, वो मैंने बताया। फिर मैंने स्पेशल बताया इन द केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी कि अगर आप एक फाइनेंशियल कंपनी है तो क्या होगा, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल कंपनी के बाद, अगर हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को लेकर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को मैं अगर सेकंड नंबर पर रखूं, तो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश कहां से आएगा। देखिए, मैंने कल ये बताया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड ऑन नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपकी नॉन करंट एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर बेस करती है। तो इसका मतलब ये कि जितनी भी नॉन करंट एसेट्स हैं, जिनको अपन लोग फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं, और जितने भी आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके इनफ्लो से या उनके आउटफ्लो से, उनको परचेज करने से आपका कैश आउटफ्लो होगा और सेल करने से कैश का इनफ्लो होगा। तो कितना कैश का इनफ्लो होगा? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव, ये सब पैसा आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहां आपका पैसा जाएगा। तो कहां से इनफ्लो होगा, कहां आउटफ्लो होगा, वो मैंने आपको बताया। और थर्ड नंबर पर आएगा फिनेंशियल एक्टिविटीज। फिनेंशियल एक्टिविटीज में हम लोग लेकर चलेंगे कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। इनफ्लो की अगर मैं बात करूं तो इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश और रेजिंग ऑफ लोन और इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। फिनेंशियल एक्टिविटी मैंने ये बताया था शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज, यानी कि जो आपकी बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स का पैसा लगा और जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वगैरह का पैसा लगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज, उनसे अगर इनफ्लो होगा तो वो कैश इनफ्लो की डेफिनेशन में आएगा। उनको अगर आप पेमेंट करोगे तो कैश आउटफ्लो की डेफिनेशन में वो कवर्ड होगा। अब मैं आपको ये जो टॉपिक है, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा। कल मैंने थोड़ा सा होमवर्क आपको दिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैंने आपको करना दिया था। आज बिना कुछ बताए इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4 और इलस्ट्रेशन नंबर 5 और प्लस इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये सब मैंने आपको होमवर्क में दे दिए। ये सब इलस्ट्रेशन प्लस इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दे दिए। सब लोग पहले तो ये देखिए, ये सब मैंने आप लोगों को होमवर्क में दे दिए, पहले ही दे दिए।
बेसिकली आपको इसमें करना क्या होगा मैं आपको बता दूं। ये सब जो मैंने आपको होमवर्क में दिए, इसमें क्या होगा, हमें एक नरेशन बताई गई होगी और हमें ये बताना है कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है या फाइनेंशियल का पार्ट है। प्रैक्टिस करनी है। आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, कल की क्लास में मैं सारे डाउट ले लूंगा। सही है। उसमें आपको जो पॉइंट्स में डाउट होंगे, सर ये पॉइंट बता दो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, तो वो पॉइंट मैं सारे बता दूंगा। ठीक बात है ना, वो सारे पॉइंट मैं आपको बता दूंगा। आज मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखा रहा हूं। बेटा आज हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा कि आपको पता है 3 पार्ट में बनता है। पहला पार्ट कौन सा होगा इसका? पहला पार्ट होगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। 3 तरह की एक्टिविटीज जैसा कि मैंने आपको बताया। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के 2 मेथड हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकंड इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहला जो मेथड है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्रॉम फाइनेंशियल। 3 एक्टिविटीज मेरे पास हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज। 3 तरह की एक्टिविटीज हैं। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नंबर 3 फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अगर हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को लेकर के 2 मेथड बनेंगे। एक आएगा हमारे पास डायरेक्ट मेथड और एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारे पास होता है बेटे इनडायरेक्ट मेथड। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? देखो भाई क्या होता है, आप जब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब बिजनेस एक्टिविटीज। आप पहले इस बात को ना अच्छे से समझ लो। जो बात मैं आपको बताऊंगा आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने आपको बोला था ये चैप्टर बहुत अच्छे से करवा सकता हूं और बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश भी करूंगा। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक्चुअल में नाम होता है बेटा बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बिजनेस एक्टिविटीज करके हमने कितना कैश कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया वो नहीं चेक करना, कैश कितना कमाया हमने वो चेक करना है। कैश कमाने में और प्रॉफिट कमाने में फर्क होता है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं 1 साल में 10 लाख रुपए की कोचिंग देता हूं, तो मेरे को फीस रिसीव के नाम पर कितना पैसा आता है? 10 लाख रुपए। लेकिन जब मैं एक्सपेंसेस पे करने की बारी आती है, तो मैं अपना जब P&L बनाता हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता हूं, उसमें से सबसे पहले मैं स्टाफ की सैलरी माइनस कर देता हूं। मान लीजिए 2 लाख रुपए, मैं रेंट माइनस कर देता हूं, मान लीजिए 2 लाख रुपए, मैं अदर एक्सपेंस माइनस कर देता हूं,
मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो मेरे हाथ में कैश कितना बचा? 5 लाख रुपए बच गया। मतलब कैश इनफ्लो नेट कितना बचा बेटा? 5 लाख। मतलब इनफ्लो आया तो था कितना? 10 लाख, और मैंने आउटफ्लो कितना कर दिया? 5 लाख। तो मेरे पास नेट कैश इनफ्लो कितना बचा? 5 लाख। लेकिन जब मेरा P&L अकाउंट प्रॉफिट शो करता है तो 5 लाख रुपए प्रॉफिट शो नहीं करता। मैं इसमें से डेप्रीशिएशन भी लगा देता हूं। P&L में डेप्रीशिएशन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? डेप्रीशिएशन अगर मेरी फिक्स्ड एसेट है तो डेप्रीशिएशन तो लगेगा। अब मेरा 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल डेप्रीशिएशन लग जाता है, और कुछ अदर ऐसे प्रोविजंस वगैरह भी मैं बना देता हूं जिनकी पेमेंट हमें कैश में तो करनी नहीं है। मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए के प्रोविजंस भी बना देता हूं जिनकी पेमेंट मैंने कैश में नहीं की है, बट वो मेरे P&L में आएंगे। अब ऐसा कर देने से अब मेरे एक्सपेंसेस 2 + 2 + 1 + 1 + 1 कितने हो गए? 7 लाख। तो मेरा जो P&L अकाउंट है वो कितना नेट प्रॉफिट शो कर रहा है? 3 लाख। अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना है बेटे? 3 लाख। अब P&L अकाउंट ने तो नेट प्रॉफिट कितना शो कर दिया? 3 लाख। लेकिन अगर आप बोलेंगे सर आपके पास कैश इन हैंड कितना है, मतलब अगर इतनी ही एक्टिविटी मैंने की तो मेरे पास कैश कितना अवेलेबल होना चाहिए? 5 लाख। क्योंकि मैंने जो इनफ्लो था वो मेरा 10 लाख रुपए था, ये आउटफ्लो, ये आउटफ्लो, ये आउटफ्लो, इन दो बातों का नो इफेक्ट ऑन कैश फ्लो। इन दो बातों का नो इफेक्ट ऑन कैश फ्लो। इन दो बातों का आपके कैश फ्लो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए अगर हम लोग बात करें, ये देखिएगा P&L अकाउंट की अगर मैं बात करूं, P&L अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो आप मेरी बात को समझिए। अब मेरे को एक बात, चलो सारी बात छोड़ो, पहले मैं P&L बनवाना स्टार्ट करूं। मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को कैश इनफ्लो या नेट कैश इनफ्लो चेक करना है तो मेरे पास दो तरीके थे। मेरे को ये P&L दिया थी, मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके थे। क्या? पहला तरीका, मैं क्या करता, फीस रिसीव को बेस बनाऊंगा और जो जो पेमेंट मैंने कैश में कर दी उनको मैं माइनस कर दूंगा। मतलब जो इनफ्लो आया और जो आउटफ्लो हुआ, इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करके मैं आपको कैलकुलेट करके दे दूंगा नेट कैश इनफ्लो। ये तरीका है। और जो ये डेप्रीशिएशन और प्रोविजन ये फिगर थी, इनको मैं क्या कर दूंगा? इग्नोर, क्योंकि कैश में हुई नहीं, इनको मैं इग्नोर कर दूंगा। तो जो जो कैश का इनफ्लो था उसको उठा लो और जो कैश का आउटफ्लो था उसको उठा लो। इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करके नेट कैश इनफ्लो निकाल लो। सही बात है ना? दूसरा क्या, एक तरीका ये भी तो हो सकता था कि मैं नेट प्रॉफिट को बेस बनाऊं और मैं इसमें डेप्रीशिएशन और प्रोविजन इन दोनों को ही ऐड कर दूं। नेट प्रॉफिट को बेस बनाकर मैं प्रोविजन को भी ऐड कर दूं और मैं डेप्रीशिएशन को भी ऐड कर दूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो 3 लाख रुपए के नेट प्रॉफिट में अगर मैं प्रोविजन 1 लाख ऐड कर दूं और डेप्रीशिएशन 1 लाख ऐड कर दूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई? 5 लाख। मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 5 लाख। मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? बोलिए, आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? नेट प्रॉफिट कितना आ गया बेटे? 5 लाख। सब लोग बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? यस या नो? तो मेरे पास दो तरीके हैं, एक मैं डायरेक्टली निकाल लूं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके, कैश आउटफ्लो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके, और एक रिवर्स गियर भी लगा सकता हूं, नेट प्रॉफिट को बेस बना करके भी मैं चल सकता हूं। अब सब लोग पहले मेरे को ये वाली बात बता दो, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? अब सब बच्चे मेरे को ये बताओ, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? मतलब मेरे पास दोनों ही रूट हैं जिनसे मैं वैल्यू निकाल सकता हूं P&L की, नेट कैश इनफ्लो। अब क्या होगा जब मेरे को P&L अकाउंट मिलेगा तो P&L अकाउंट को बेस बनाकर
क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उसे बिजनेस एक्टिविटी बोलते हैं, और बिजनेस एक्टिविटी ट्रेडिंग एंड पी&एल से निकलता है। मैं जब यहां वर्ड लिखूंगा पी&एल, पी&एल का मतलब ट्रेडिंग एंड पी&एल ही है। एक तरफ सारे एक्सपेंस और एक तरफ सारी इनकम, ये लिखूंगा मैं। अब मैं क्या करूंगा, आप सुनिए मेरी बात। एक तरफ सारे एक्सपेंस और एक तरफ सारी इनकम। अब एक बात बताना जरा, सब लोग बताना, पी&एल में हमने इनकम दिखा दी, फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा एक बात बताओ, हम पी&एल की क्रेडिट में इंटरेस्ट रिसीव लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? पी&एल की क्रेडिट में डिविडेंड रिसीव लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? पी&एल की क्रेडिट में हम लोग जो हैं जितने भी रेंट रिसीव पी&एल की क्रेडिट में लिखते हैं नहीं लिखते हैं? पी&एल की क्रेडिट में ये सब वो इनकम है जो पी&एल की क्रेडिट में तो है, लेकिन जरा याद करो, इंटरेस्ट रिसीव ऑपरेटिंग इनकम है क्या? इंटरेस्ट रिसीव किस पर मिलेगा? इन्वेस्टमेंट पर। और इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ना कि ऑपरेटिंग का। अब ये देखो ना, कल जो मैंने आपको करवाया, इसीलिए तो करवाया, ये देखो बेटा एक बार स्क्रीन पर, ये देखो आप, कल जो मैंने करवाया, ये देखो, जब मैं कल आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करवा रहा था, तो मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट को सेल करके या फिक्स्ड एसेट को सेल करके जो पैसा आएगा वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, जो आपको डिविडेंड रिसीव होता है, जो आपको रेंट रिसीव होता है, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम है। बिजनेस से थोड़ी ना कमाया तुमने। लेकिन हमने आज तक, जब आपको, मेरी पूरी बात सुनना, हमने आप लोगों को आज तक जब भी पी&एल अकाउंट बनाना सिखाया तो हमने कोई ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग तो बताया नहीं। हमने तो हमेशा क्या बताया, अभी एक तरफ इनकम एक तरफ एक्सपेंस। हमने क्या बताया, एक तरफ इनकम एक तरफ एक्सपेंस। अब सारी इनकम पी&एल की क्रेडिट में है और सारे एक्सपेंस, चाहे वो रेंट है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो डेप्रिसिएशन है, चाहे वो किसी भी तरह का कोई प्रोविजन है, और इन सबके बाद हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। इन सबके बाद हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। क्रेडिट में सारी इनकम और डेबिट में सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद, चाहे देखो क्रेडिट में सारी इनकम मैंने दिखा दी, चाहे वो बिजनेस की थी या नहीं थी, और डेबिट में सारे एक्सपेंस, रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, सब अपन ने दिखा दिए। और उसके बाद हमारे पास क्या निकल कर आया बेटे, नेट प्रॉफिट। तो डेबिट में सारे के सारे हमारे पास क्या आ गए, एक्सपेंस, चाहे वो कैश में थे या नहीं थे, और क्रेडिट में सारी इनकम आ गई, चाहे वो कैश में थी या नहीं थी। और उसके बाद हमने नेट प्रॉफिट निकाला। अब पी&एल अकाउंट बनाकर हमने क्या कैलकुलेट किया, नेट प्रॉफिट। अब हमें क्या करना होगा, मैं आपको बता देता हूं। हम नेट प्रॉफिट को क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। मैं अब क्या करूंगा, नेट प्रॉफिट को बेस बनाऊंगा, और इससे बेस बनाकर मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, इससे मैं नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इससे मैं कैलकुलेट करूंगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इससे मैं कैलकुलेट करूंगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये मैं कैलकुलेट करूंगा। अब आप बोलेंगे सर इसको कैलकुलेट कैसे करने के, मैंने बताया दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो जनरली हमें डाटा दिया गया होगा वो इनडायरेक्ट के बेस पे दिया गया होगा, इसीलिए सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट के ही टॉपिक आपके बुक में मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनडायरेक्ट मेथड को यूज करूंगा, डायरेक्ट मेथड को यूज नहीं करूंगा। आंसर दोनों से सेम आएगा, लेकिन हम इनडायरेक्ट को यूज करके चलेंगे। डायरेक्ट में क्या होता कि जो जो बिजनेस इनकम थी मैं वो उठाता, और जो जो बिजनेस के एक्सपेंस है मैं वो उठाता, और बिजनेस के कैश रेवेन्यू में से बिजनेस का कैश आउटफ्लो माइनस करके हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते। लेकिन हमने तो पी&एल में जो इनकम दिखा सब पी&एल की क्रेडिट में, जो एक्सपेंस दिखा सब पी&एल की डेबिट में, और हमने नेट प्रॉफिट निकाल दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं,
इस नेट प्रॉफिट को बेस बनाकर उल्टा चलूंगा। इस नेट प्रॉफिट को निकालते टाइम ऐसे कोई भी एक्सपेंस जो कैश के नहीं थे लेकिन P&L की डेबिट में है, उन्हें हम वापस से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वो एक्सपेंस जो कैश में नहीं थे उनको हम वापस से ऐड करेंगे, और वो इनकम जो बिजनेस इनकम नहीं है उनको हम वापस से लेस करेंगे। वो इनकम जो बिजनेस इनकम नहीं है उनको हम वापस से लेस करेंगे, और इन सब बातों को ऐड लेस करके इनकम हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो कैसे इनकम से यानी कि P&L से हम क्या करेंगे, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हम लोग निकालेंगे। तो P&L से नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट होगा ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए फिर लिखिएगा, इसका जो फॉर्मेट है ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कैश फ्लो, एक पूरा पेज नोटबुक का एटलीस्ट लगा लीजिएगा, और ये एक पेज में कंप्लीट होगा भी नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं। पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बेटे। पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो पार्ट ए होता है वो होता है बेटे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका जो पार्ट ए है उसका नाम है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो बेटे मैं आप लोगों को के साथ अभी डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कि मैं आप सब बच्चों के साथ अभी डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। बेटे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को स्टार्ट किया जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ। इसको हम बेस बनाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब सही मायने में जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कैसे निकलेगा, इसका वर्किंग नोट है, बट मैं यही वर्किंग नोट बना दूंगा। आपको क्या करना होगा, एक बार आप लिख लो, नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। हमें सबसे पहले इसको लेना है। नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट हमें सबसे पहले इसको लेना होता है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। जितने भी एप्रोप्रिएशन किए गए करंट ईयर में सब ऐड होंगे, लाइक ट्रांसफर टू रिजर्व। एक बार आप लिख लो, जब मैं क्वेश्चन में एप्लीकेबल करूंगा ना अगेन एंड अगेन, तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी। अभी आप ये बात मानकर चलना कि आज की क्लास में 100% चीजें आज ही आपको क्लियर हो जाएंगी, ये जरूरी नहीं है। अगर ऐसा हो गया कि 100% क्लियर हो गया, फिर तो चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही है बस, और क्या है। लेकिन स्टेप टू स्टेप चीजें क्लियर होंगी। तो ट्रांसफर टू रिजर्व जितना भी है वो सब ऐड हो जाएगा। लिखिएगा प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर, करंट ईयर का भी दिया होगा। प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड है बेटे उसको ऐड करना है। प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर उसको ऐड करना है। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमने करंट ईयर में बनाया होगा वो भी बेटे इसमें ऐड कर देंगे।
अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कोई इंटरिम डिविडेंड पे किया, इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो ड्यूरिंग द ईयर होता है, करंट ईयर में, आप उसको भी ऐड कर दें। इन सबको अगर ऐड कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी, इसे हम लोग नाम बोलते हैं नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट। इसे हम लोग नाम बोलते हैं नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट। इसे हमें बेस बनाना होता है। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, इसे हमें बेस बनाना होता है। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, इसे हमें बेस बनाना था। ये नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट भी हो सकता है, इसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे अब, इसमें ऐड करेंगे अब नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स which are already debited in P and L account। ब्रैकेट में लिख लो which are already debited in P and L account। नॉन कैश आइटम वापिस से ऐड कर देंगे। वो सब आइटम जो पी एंड एल में ऑलरेडी डेबिट हैं, उनको सबको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक बात है ना? कर दिया हमने ऐड। कौन कौन सी आइटम होंगी वो नॉन कैश आइटम के नाम पर? सबसे पहली बात, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। अगर आपके पी एंड एल में फिक्स्ड एसेट पर कोई डेप्रीशिएशन लगाया गया था तो वो पी एंड एल की डेबिट में तो आ गया था, लेकिन वो कैश का एक्सपेंस नहीं था, वापिस से ऐड करेंगे। उल्टा चलेंगे अगर आप समझ रहे हो तो। मैं नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूं। नेट प्रॉफिट निकालते टाइम हमने सब कुछ माइनस कर रखा है, कैश वाले भी नॉन कैश वाले भी। मैं वापिस से कौन से वाले ऐड कर रहा हूं? नॉन कैश वाले, जिन्होंने मेरा प्रॉफिट तो रिड्यूस कर दिया था लेकिन कैश रिड्यूस नहीं किया था, वो मैं वापिस से ऐड कर रहा हूं। नंबर 2, इनटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। इनटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, जिसमें गुडविल रिटर्न ऑफ भी आएगा, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ भी आएगा, कॉपीराइट या कुछ भी, कोई भी इंटेंजिबल एसेट अगर आपकी रिटर्न ऑफ हुई है तो ऐड करिए। फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ, लिखने तो दो यार। फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ, फिक्टिशियस एसेट में जैसे आप लिखते हैं शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस एसेट नहीं होता, बट धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू नेचर का होता है, इसको ऐड करना पड़ेगा। या वर्ड आएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, है ना? इस तरह के कोई भी, या डिस्काउंट ऑन डिबेंचर रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, अगर हमने डिबेंचर इशू करने पर कोई डिस्काउंट दिया था वो रिटर्न ऑफ करना पड़ा हो।
ये सब ऐड होंगे। इनको राइट ऑफ किया गया था, पेमेंट तो कभी किसी ईयर में कर दिया गया था और पेमेंट करके हमने उसको एसेट मान लिया था किसी पर्टिकुलर ईयर में, और उसको हमने क्योंकि राइट ऑफ नहीं किया बैलेंस शीट में अपीयर है एसेट साइड में। आज हम उसको क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट से राइट ऑफ करेंगे तो उसको पी&एल की डेबिट में रखा गया। अब पी&एल की डेबिट में जब आप आज करंट ईयर में राइट ऑफ करोगे तो कैश तो गया नहीं है, बट आपने सिर्फ उसको राइट ऑफ किया। तो अगर कोई भी फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ करोगे तो रिटर्न ऑफ करने से कभी भी कैश में पेमेंट थोड़ी ना हो रहा है। पेमेंट तो आपने पहले कभी किसी ईयर में कर दिया होगा, जिस ईयर में कर दिया होगा उस ईयर का कैश आउटफ्लो हो गया होगा। अभी तो हम उसको क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। तो जो राइट ऑफ कर रहे हैं उससे आपका कैश डिक्रीज नहीं हुआ बट प्रॉफिट रिड्यूस हो गया था, वापिस से ऐड कर दो। इसके बाद लिखिएगा इंटरेस्ट पेड। ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बेटे अगर आपने बिजनेस में कोई भी बोरोइंग्स किए हैं, बोरोइंग्स लाइक लोन लिया है ना, आपने कोई डिबेंचर इशू किए हैं, तो उनके ऊपर अगर आपने इंटरेस्ट पेड किया तो उसका जो इंटरेस्ट पेड है वो भी पी&एल में आप लिखते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग पी&एल में लिखते हो। और इंटरेस्ट ऑन लोन पेड करना कैश में भी है ना। लेकिन मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स ये ऐड होगा इसलिए क्योंकि ये फिनेंशियल एक्टिविटीज का पार्ट है, ये फिनेंशियल आइटम है। ये क्या है, फिनेंशियल आइटम है। फिनेंशियल आइटम का मतलब ये कैश आउटफ्लो तो है लेकिन ये ऑपरेटिंग का कैश आउटफ्लो नहीं है। ये किसका कैश आउटफ्लो है, फिनेंशियल एक्टिविटी का। तो यहां ऑपरेटिंग में तो पी&एल में वापस से मैं क्या कर दूंगा, ऐड, और फिनेंशियल एक्टिविटी जब मैं बनाऊंगा वहां जाके क्या कर दूंगा, लेस। मतलब कैश आउटफ्लो है बट जिस एक्टिविटी का है उसमें जाके माइनस करो ना। आपने तो पी&एल में माइनस कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करना आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसलिए ऑपरेटिंग में तो क्या करेंगे, ऐड, और फिनेंशियल में जाके हम लोग कर देंगे इसको लेस। इंटरेस्ट पेड के अलावा लिखते जाओ जितना भी आपने टेंजिबल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, इनटेंजिबल या फिक्टिशियस को आपने राइट ऑफ किया। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर हमने किसी भी फिक्स्ड एसेट पर कोई भी लॉस हुआ सेल करने पर तो वो आएगा, या एनी टाइप ऑफ प्रोविजन। अगर अपन ने पी&एल में से किसी भी तरह का कोई प्रोविजन बना रखा है, एनी टाइप ऑफ प्रोविजन, ये भी आपके पी&एल में वापस से ऐड हो जाएगा। तो ये वो सब बातें हैं जो पी&एल की डेबिट में थी, और इन सब बातों ने आपका जो नेट प्रॉफिट है वो क्या कर रखा था बेटे, रिड्यूस। लेकिन नेट प्रॉफिट रिड्यूस होने के साथ साथ आपका नेट प्रॉफिट तो रिड्यूस हो गया, लेकिन नेट प्रॉफिट रिड्यूस होने के बाद वो इंपैक्ट आपका जो है वो कैश पर नहीं आया था, नॉन कैश आइटम थी, इसलिए उनको मैंने ऐड कर दिया। अब हम लोग करेंगे लेस। हम लोग करेंगे लेस। लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हम लोग करेंगे लेस। इसके लिए आप आ जाओ पी&एल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। इसके लिए आप आ जाओ पी&एल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। पी&एल की क्रेडिट साइड में अगर हमने पी&एल की क्रेडिट में कोई डिविडेंड रिसीव कर रखा था तो वो बिजनेस इनकम नहीं होता है, वो लेस करेंगे। आप बोलेंगे सर डिविडेंड रिसीव करने से पैसे तो आए थे, कैश तो आया था। तो डिविडेंड रिसीव करना, पहली बात देखो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए।
लेकिन तुम उसको कौन से कहां शो कर रहे थे, पी एंडल में। मेरे को लगता है वो पी एंडल में नहीं आना चाहिए। अगर कैश आया भी है तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है ना, तो वो इन्वेस्टिंग में जाके ऐड करो, तुमने ऑपरेटिंग में ऐड कर रखा है। तो मेरे को इस बात में तकलीफ है, मैंने क्या किया, पी एंडल में से तो क्या कर दूंगा मैं, लेस। और अगर आपको लगता है सर ये तो कैश आया है, कौन सी एक्टिविटी में आया है, इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग में जाके ऐड कर देंगे, क्या दिक्कत है। सही बात है या नहीं है, कोई डाउट है इस बात को लेकर। अगर फाइनेंस कंपनी है उसका तो केस ये अलग हो गया ना बेटा। मैं जो फिलहाल करवा रहा हूं वो कौन सी एक्टिविटी किसको किसके लिए करवा रहा हूं, नॉन फाइनेंस को बेस बना के करवा रहा हूं। सही है, फिनांस के केस में तो स्पेशल बातें जो मैंने आपको बताई थी वही अप्लाई होंगी। डिविडेंड रिसीव के अलावा अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट रिसीव, ये माइनस हो जाएगा। अगर मैं बात करूं रेंट रिसीव, माइनस हो जाएगा। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे बेटे, माइनस। ठीक बात है, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये जो है जो पीएनएल की क्रेडिट में है लेकिन ये बिजनेस इनकम थोड़े ना है, ये सब माइनस हो जाएंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सब माइनस हो जाएंगे। पीएनएल को पूरा का पूरा मैंने रिवाइज कर दिया। जो बातें पीएनएल की डेबिट में थी बट वो कैश में नहीं थी, उनको मैंने ऐड कर दिया। और जो पीएनएल की क्रेडिट में थी नहीं थी, क्रेडिट में थी बट वो बिजनेस इनकम नहीं थी, वो मैंने लेस कर दिया। तो अब जो ये रिवाइज होकर आया, ये बोलेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये मैंने आपको बता दिया बेटा, ये मैंने आपको बता दिया। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, यहां से जो वैल्यू निकल कर आई ये नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बट अभी तक वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट अभी इसमें नहीं आया है बेटा। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके निकलता है, तो हम उसका भी इंपैक्ट डालेंगे। अब हमें जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए दिया होगा तो 2 इयर्स का डेटाबेस हमें दिया होगा जिसमें कंपेयर हम करके चलेंगे। तो अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करंट ईयर के दौरान डिक्रीज इन करंट एसेट है तो वो कैश को इंक्रीज करता है। डिक्रीज इन करंट एसेट होगा, कोई भी करंट एसेट की वैल्यू अगर करंट ईयर में डिक्रीज होती है, स्टॉक डिक्रीज होगा, डेटर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने का मतलब कैश आया होगा, उसका इंपैक्ट ऐड होगा। सब बच्चे साथ साथ मेरे को रिप्लाई करते जाना और साथ साथ बेटा इसको नोट भी करते जाओ। ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ऐड करेंगे बेटा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड किया और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी भी ऐड करेंगे। लेस, लेस करेंगे इनका रिवर्स,
इंक्रीज इन करंट एसेट और लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इनको हम लोग लेस करेंगे। और सबसे लास्ट में एक पॉइंट आएगा इनकम टैक्स पेड। जनरली ये प्रीवियस ईयर को रिलेट करता है। करंट ईयर का तो प्रोविजन हम बनाते हैं और प्रीवियस ईयर का जो टैक्स होता है वो हम लोग पेड कर देते हैं। प्रीवियस ईयर का जो टैक्स अमाउंट होता है वो हम करंट ईयर में पेड कर देते हैं। जब इनको हम पेड को लेस कर देंगे यहां से अब जो निकल कर आया ये ए पार्ट का सॉल्यूशन है, जिसे हमने नाम दिया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसे हमने नाम दे दिया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसे हमने नाम दे दिया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस एक्टिविटी का नाम होगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारा ए पार्ट है, ये हमारा ए पार्ट है। ये जो मैंने आपको आज की क्लास में करवाया, मैंने पहले इसका थोड़ा बेस आपको बताया। इसका बेस बताने के बाद कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश, नेट प्रॉफिट को हम लोग इसमें बेस बनाते हैं और उससे कन्वर्ट करते हैं नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये पार्ट ए है। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट पूरा नहीं हुआ, ये इसका एक पार्ट है जिसे नाम मैंने दिया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और मैं आपको सही बताऊं ना, सारा काम वैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही है। इन्वेस्टिंग और फिनेंशियल ये बिल्कुल आसान है और ये जल्दी ही कंप्लीट हो जाता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आज की क्लास में मैंने इतना पढ़ा दिया, कल की क्लास में मैं इस फॉर्मेट को फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करूंगा और उसके बाद मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको करवाने स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज्यादा अच्छे से करना चाह रहे हो तो आपका आज का होमवर्क ये है कि आप अपनी बुक से, जो आपके पास बुक है, इसके अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर और इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 तक, इसके रिगार्डिंग मैंने काम कल आपको करवा दिया। ये सब वर्किंग आपकी हो जानी चाहिए, इतनी वर्किंग आपकी हो जानी चाहिए। बाकी हम इसको कल फिर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही था, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।